शिखर दर्शनम पापम नाश्यम, ऐसा वेद ग्रंथों में कहा गया है कि किसी भी मंदिर के शिखर को देखने से सारे पाप का नाश होता है। इन्होंने कनिष्क के वंश को समाप्त किया था और खून के ही एक नेता थे। संदूर इसे परास्त किया था और इसे वापस जाना पड़ा था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम खोआ वाला प्रश्न है, खोआ मलाई है ये। इसकी जानकारी, इसका बचपन का नाम क्या था, विष्णुगुप्त। चाणक्य नाम क्यों पड़ा, तो ये चाणक्य गोत्र के ब्राह्मण थे। ये किस गोत्र के ब्राह्मण थे, चाणक्य गोत्र के ब्राह्मण थे, इसीलिए इसका नाम चाणक्य पड़ा। इनका नाम कौटिल्य क्यों पड़ा, हर्या के बाद आएगा शिशुनाग वंश। कौन आएगा, शिशुनाग वंश। हर्या वंश के बाद कौन आएगा, शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के बाद कौन आएगा, नंद वंश। और नंद वंश के बाद कौन आएगा, मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद कौन आएगा, शुंग वंश। और शुंग वंश के बाद कौन आएगा, कर्ण वंश। इसीलिए ऋग्वेद के वैदिक काल को आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग रखते हैं। सबसे बड़ा विद्वान था अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वश्यम। तमाम पुस्तकें इन्होंने, कादम्बरी इन्होंने ही लिखा है, बड़े बड़े पुस्तकों की रचना की है। महान जानकार और विद्वान व्यक्ति थे ये। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि प्रकाश, आप सभी लोगों का डिस्कवरी एकेडमी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है। वंदन और क्रांतिकारी इस्तेकबाल है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, बिहार प्रारंभिक परीक्षा 7वां चरण के लिए जो बीपीएससी परीक्षा को आयोजित करेगी, उससे संबंधित हिस्ट्री विषय के संभावित प्रश्नों की श्रृंखला में लेकर आया हूं। ऐसा अनुमान है और ऐसा हम लोग के अनुभव के आधार पर ये है कि ये एससीईआरटी और एनसीईआरटी के आधार पर ये प्रश्नों का चयन किया गया है और ये संभावना बनती है कि यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। इसलिए इसी सेशन में हम लोग जो है एक वीडियो कल देखे थे, उसी के बाद आज नेक्स्ट वीडियो हम लोग देख रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में लगभग 100 संभावित प्रश्न हैं, एससीईआरटी और एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया है। इससे आपके परीक्षा में पास करने में काफ़ी मजबूती मिलेगी और आपकी तैयारी इनहेंस होगी। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न को। ये वीडियो नंबर 2 होगा, ये ध्यान रखेंगे हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का। कल हम लोगों ने 30 प्रश्न देखा था, टॉप 30। आज फिर हम लोग देखेंगे टॉप 30 प्रश्न को। चलिए प्रश्न देखेंगे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। देखिएगा, प्रश्न है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। इसका उत्तर दीजिएगा। उसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। बाकी देखिएगा ये किस वंश का था, तो याद रखिएगा गुप्त वंश का था। ये जो आए थे फाहियान किस शासनकाल में, किस वंश के समय में आए थे, याद रखिएगा ये गुप्त वंश के समय में आए थे। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, गुप्त वंश के संस्थापक के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। ऐसे घटोत्कच का भी नाम आता है और श्रीगुप्त का भी नाम आता है, लेकिन याद रहे दोस्तों सर्वमान्य जो है श्रीगुप्त को दिया गया है कि गुप्त वंश की स्थापना जो है श्रीगुप्त ने किया था। और बाकी जो आप ये देख रहे हैं, चंद्रगुप्त प्रथम है और रामगुप्त है, श्रीगुप्त है, ये उसी से संबंधित है, गुप्त वंश के राजा हैं। तो मैंने अभी क्या बताया, फाहियान किस वंश में आए थे, गुप्त वंश में आए थे। इसका कालखंड क्या है, 319 ईस्वी है। 319 ईस्वी है। यहाँ पर एक बात और मैं बताते चलूँ, गुप्त वंश 319 ईस्वी हुआ था। साथ ही गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी, गुप्त संवत की शुरुआत जो है 319 एडी में हुआ है। याद रखिएगा कब हुआ है, 319 एडी में। मैंने बताया गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो मैंने बताया गुप्त वंश संस्थापक के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है दोस्तों। इसमें 2 शासकों का, संस्थापकों का नाम आता है, एक है श्रीगुप्त और दूसरा है घटोत्कच। लेकिन विद्वानों का सर्वमान्य मत इनके प्रति है कि श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किया था। बाकी चंद्रगुप्त प्रथम भी इसी वंश का शासक है और रामगुप्त भी इसी वंश का शासक है। लेकिन उत्तर क्या होगा, फाहियान किस शासक के दौरान में आया था, तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। चोल काल जो है दक्षिण में है। तो सबसे पहले बता दूं मैं, इसके उत्तर को जानने से पहले जान लीजिए चोल काल का संस्थापक कौन था। इसका संस्थापक विजयालय था। याद रखिए कौन था, विजयालय ने इस वंश की स्थापना की थी। दक्षिण भारत में एक बहुत ताकतवर साम्राज्य वंश स्थापित हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। चोल काल का सबसे जो बड़ी विशेषता पूछ रहा है, एक किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये ग्राम पंचायत के लिए था। याद रखिएगा किसके लिए, विलेज के लिए। सबसे पहले मैं बताऊं, अब थोड़ा सा इतिहास देख के बताता हूं कि ग्राम पंचायत का लक्षण, शुरुआती लक्षण अगर पूछे, ग्राम पंचायत का शुरुआती लक्षण किस शासन काल से पता चलने लगा था, तो याद रखिएगा इसके बारे में मौर्य वंश में,
प्रश्न पूछेगा कि ग्राम पंचायत का विकास का सूत्रपात किस काल में हुआ था, तो मौर्य वंश में हुआ था। अगर यह प्रश्न पूछ दे कि ग्राम पंचायत का व्यवस्थित रूप से शुरुआत किस काल में हुआ था, तो चोल काल में हुआ था। इसीलिए यहाँ पे प्रश्न है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न पूछेगा कि मौर्य काल के बाद कौन था, तो याद रखेंगे चोल काल। सूत्रपात अगर पूछे, शुरुआती लक्षण पूछे, तो ग्राम पंचायत का लक्षण कहाँ उत्तर होगा, मौर्य वंश। अगर पूछे व्यवस्थित शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो चोल वंश। साथ ही साथ याद रखिएगा दक्षिण भारत में चोल काल के बाद कहाँ पर ग्राम पंचायत के लक्षण दिखते हैं, तो संगम वंश में। याद रहे संगम वंश का स्थापना कौन किया था, तो संगम वंश के संस्थापक दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने संगम वंश का स्थापना किया था। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था संगम, और इसीलिए इस वंश का नाम पड़ा था संगम वंश। याद रखिएगा इस वंश का उदय मध्यकालीन भारत में जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर एमबीटी बैठा हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक बैठा हुआ था, उस समय में यह वंश जो है उदय हुआ था। इसीलिए यह ध्यान में रखेंगे कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, चोल काल ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। मैंने क्या बताया, ग्राम पंचायत का शुरुआती लक्षण किस राजवंश के शासनकाल में दिखता है, तो मौर्य वंश में। अगर पूछेगा व्यवस्थित लक्षण, तो चोल काल में। चोल काल के बाद कहाँ दिखता है, तो संगम काल में। नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध। ये इसका उत्तर गलत, ये नहीं होगा, लेकिन याद रहे राष्ट्रकूट राजवंश का स्थापना कौन किया था, तो दंती दुर्ग किया था। कौन किया था, तो दंती दुर्ग इस वंश का संस्थापक था। श्रीलंका के साथ व्यापार, उत्तर गलत है। तमिल संस्कृति की उन्नति, गलत है। इसीलिए इसका उत्तर होगा ए, ग्राम पंचायत का गठन। ये सबसे इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या कहलाता था। मंदिरों का जो प्रवेश द्वार था उसी के बारे में पूछा जा रहा है। उसे हम लोग कहते थे गोपुरम। गोपुरम इसको कहा गया है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, गोपुरम। याद रखिएगा दक्षिण भारत में बहुत सारे मंदिर होते थे जिसका जो प्रवेश द्वार होता था काफी भव्य होता था, और इसे ही गोपुरम का दर्जा प्राप्त है। अब हम लोग आते हैं शिखर दर्शनम पापम नाश्यम। ऐसा वेद ग्रंथों में कहा गया है कि किसी भी मंदिर के शिखर को देखने से सारे पाप का नाश होता है। तो ये शिखर है, मंदिर के शिखर का भाग है। देवालय उनको कहते हैं जहां पर भगवान का स्थान होता है, गर्भगृह होता है। मंडप का ही प्रश्न उसी से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे पूछा है मंदिर के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे, तो हम लोग याद रखेंगे मंदिर के आकर्षक द्वार जो है गोपुरम कहलाते थे। और दक्षिण भारत की यह सबसे बड़ी विशेषता थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है चीनी यात्री शुंगयुन भारत की यात्रा की थी। यह पूछ रहा है कब किया था। याद रखिएगा एक्चुअल में इसका जो वास्तविक डेट है वह है 517 एडी या ईस्वी। 517 एडी या ईस्वी। तो इसमें देखिए 517 कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन ये दिख रहा है, ये बीच है। और कहने का मतलब भी है 515 से 520, यानी इसका उत्तर यही होगा। बाकी इससे हमारा संबंध नहीं है, इससे नहीं है। तो याद रखेंगे हम लोग चीनी यात्री शुंगयुन ने भारत की कहाँ पर यात्रा की थी, कब यात्रा की थी भारत का, तो 517 ईस्वी यानी एडी में। याद रखेंगे शुंगयुन जो था चीन का एक यात्री था। इसी कड़ी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको तो पहले से ही हम लोग VVI मान के चलेंगे कि किस हड़प्पा काल के स्थल से टेराकोटा का हल। टेराकोटा होता था पक्की। इसका अर्थ पहले समझिएगा, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है पकी हुई मिट्टी। इसका अर्थ क्या होता है, पकी हुई मिट्टी। अभी हम लोग सब कुछ बात करेंगे इस पर, हर एक ऑप्शंस पर बात करेंगे। याद रखेंगे अब मैं पूछा है हड़प्पा कालीन टेराकोटा का हल। हल से तात्पर्य है जो जोतने वाला हल होता है खेतों में, कृषि जो कृषक किसान लोग इस्तेमाल करते हैं उससे। ऑप्शन देखिएगा धौलावीरा है, बनावली है, कालीबंगा है, लोथल है। इसका उत्तर हो जाएगा बनावली। इसका उत्तर क्या होगा भैया, इसका उत्तर होगा बनावली। और बनावली कहाँ है, बनावली हरियाणा में है, हिसार जिले में अवस्थित है। याद रखिएगा बनावली कहाँ है भैया, हरियाणा में है और हिसार जिले में स्थित है। बाकी देखिएगा धौलावीरा से क्या मिला है, काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा धौलावीरा जो है, पहले याद रखिए खोजा कौन है। याद रखिएगा धौलावीरा खोज 1967 में 1967 में डॉक्टर RS बिष्ट महोदय ने इसको खोजा है। डॉक्टर RS बिष्ट ने इनको खोजा है। और यहाँ से मिला क्या है, याद रखिएगा धौलावीरा की विशेषताएं कुछ हैं। सबसे पहले अगर पूछेगा यहाँ से क्या मिला है, तो एक बहुत बड़ा शिलापट मिला है जिसके ऊपर 10 लिपि लिखे हुए हैं, शिलाश्रय मिला है। नेक्स्ट यहाँ से क्या मिला है धौलावीरा से,
यहाँ से उत्तम जल प्रबंधन का प्रमाण मिला है। बहुत बेस्ट क्वालिटी का ड्रेनेज सिस्टम है, जल प्रबंधन है, नहर की व्यवस्था है। ये तमाम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। खोजकर्ता बता दिया। अब देखिएगा धौलावीरा है कहाँ? धौलावीरा जो है गुजरात राज्य में अवस्थित है वर्तमान में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन में कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, और यह कहाँ है भैया? ये राजस्थान में। ये कहाँ है? राजस्थान में है। और कालीबंगा से क्या क्या साक्ष्य मिला? हवन कुंड का साक्ष्य मिला है, और फिर आपको भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, धान्य कोठार के साक्ष्य मिले हैं। और कालीबंगा जो है ये खोज कौन किया? याद रखिएगा 1954 में इसका खोज हुआ है। अमलानंद घोष इसको खोजे हैं, और उनके दो सहायक थे, बेबी लाल एंड बेबी थापर, इसको खोज किए। लोथल को खोज कौन किया? याद रखिएगा SR रॉय इसको खोज किए हैं। और ये खोज कब किए? 1954 में किए हैं। और श्री रंगनाथ राय इसका पूरा नाम है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखिएगा ये बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। बंदरगाह, यहाँ से जहाज चलते थे, यहाँ से मालवाहक जहाज चलते थे। यह एक व्यापारिक बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो हम लोगों ने सारे ऑप्शंस को देखा। बनावली हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है। और बनावली कहाँ है? हरियाणा में। एक चीज़ कालीबंगा में बताता हूँ, पूछेगा जुता हुआ खेत, यानी खेत को जोतने का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो हम लोग याद रखेंगे कालीबंगा से खेत को जोतने का प्रमाण मिला है। मैंने सभी प्रश्न को डील किया है, तो देखेंगे कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कलिंग नरेश खारवेल बहुत इंपॉर्टेंट है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है किससे? यहाँ पूछ रहा है महामेघ वाहन वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से, रटभोजक वंश से, ई पूछ रहा है, इनमें से एक से अधिक। याद रहे दोस्तों, इसका उत्तर जो होगा ई होगा, और ई में क्या होगा? एक से अधिक होगा। मैं बताता हूं कैसे। हालांकि बहुत से गाइडों में, क्वेश्चन बैंकों में आपको उत्तर जो है चेदी वंश मार देता है, लेकिन मैं इसका पूरा लेक्चर देता हूं। देखिए, कलिंग नरेश खारवेल जो थे, ये वास्तव में इनकी सत्ता कहाँ थी? कलिंग क्षेत्र उड़ीसा में थी। लेकिन याद रहे, इसके एक बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, उसका नाम था महामेघ वाहन। और इसी के नाम पर, राजा का नाम के नाम पर क्या नाम पड़ा? महामेघ वाहन वंश। और ये लोग चेदी वंश से भी संबंधित थे। तो इसीलिए दो उत्तर निकल कर आ रहा है, इसीलिए ए और बी है। इसीलिए ई में दो ऑप्शंस है, उपयुक्त में से कोई नहीं, और बी स्लैश लेकर लिखा हुआ है एक से अधिक। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या होगा? ई होगा। और ई में भी क्या होगा? एक से अधिक वाला होगा। अब ध्यान रखेंगे सातवाहन वंश का। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक जो था सिमुक था। कौन था भैया? सिमुक था। दक्षिण भारत में सातवाहन वंश काफी समृद्ध और ताकतवर वंश था। याद रखिएगा, सातवाहन वंश जो है दक्षिण भारत के विकास में सेतु का काम किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए याद रखिएगा। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? तो महामेघ वाहन से भी है और चेदी वंश से भी है। इसलिए अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा, अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा, और प्रश्नों को पूरा पढ़िएगा। हालांकि उम्मीद है ये दोनों दिया हुआ है, जानकर दिया हुआ है, ताकि आपको दोनों जानकारी मिल सके। लेकिन प्रश्न जब एग्जाम में पूछेंगे तो बहुत कम उम्मीद होता है दोनों को देने का। और अगर ऐसा दोनों दे तो देखिएगा एक से अधिक ऑप्शन है तो वो मारिएगा, अन्यथा विवेक का इस्तेमाल करते हुए चेदी वंश या महामेघ वंश मारिएगा। और याद रहे कि इस तरह के प्रश्न बीपीएससी अगर पूछेंगे तो याद रहे, इस तरह के प्रश्नों के साथ हो सकता है कि सबको नंबर मिल जाए या प्रश्न को भी हटा दिया जाए, क्योंकि दो उत्तर तो होगा नहीं, कोई एक ही होना है। इसीलिए खारवेल जो है एक प्रतापी, खारवेल उसका एक प्रतापी राजा था, महामेघ वाहन प्रथम राजा था, और इसी के नाम पर इस वंश का नाम पड़ गया था महामेघ वाहन वंश। और चेदी वंश से इनका ताल्लुकात था, इसीलिए दो उत्तर निकलकर आता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। किस प्रकार की भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता है? अपरहत भूमि को कहते हैं वैसे भूमि को जो जंगली भूमि हो और जोता ना गया हो। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? ए। संचित भूमि तो जानते हैं उपजाऊ भूमि को कहते हैं, जहाँ खेती होती है। घने जंगलों वाली भूमि, ये सब जो है याद रखिएगा, ये गुप्त काल की भूमि का वर्णन है। ये किस काल की भूमि का वर्णन है? गुप्त काल की भूमि का वर्णन है। ये चीज ध्यान में रखेंगे। ज्योति भूमि अर्थात यहाँ से खेती होती थी, ये ध्यान में हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? याद रखिएगा, इसमें है ऑप्शंस डॉक्टर R.D. बनर्जी, ये संबंधित हैं, ये सही है। K.N. दीक्षित, ये भी सही है। M.S. वस्त, ये भी सही है। यानी कौन नहीं पूछा है ना, देखिएगा उत्तर नहीं पूछ रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया? इसका उत्तर हो जाएगा डी। इसका उत्तर होगा डी। इसका उत्तर होगा डी। अब याद रहे हड़प्पा का खोज कौन किया था? हड़प्पा का खोज जो है दयाराम साहनी किए थे 1901
1921 ईस्वी में। हड़प्पा का खोज कौन किया था? दयाराम शाह ने 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो खोज कौन किए थे? 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी। याद रखिएगा हड़प्पा किस नदी किनारे है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? सिंधु नदी के किनारे में है। काफी महत्वपूर्ण है ये सब, हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? याद रखिएगा इसका उत्तर होगा सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। सारनाथ कहाँ है भैया? सारनाथ है वाराणसी में। कहाँ है भैया? वाराणसी में। वाराणसी में सारनाथ जो है, सारनाथ के पास में कौन सा स्थल? तो वाराणसी में सारनाथ के पास एक प्लेस है जिसका नाम है ऋषिपत्तन। जिसका नाम क्या है? ऋषिपत्तन। और ऋषिपत्तन में कौन सा जगह? तो याद रखिएगा एक वाटिका है जिसका नाम है मृगदाब नामक वाटिका। जिसका नाम क्या है? मृगदाब नामक वाटिका में। इसी वाटिका में 5 ब्राह्मण थे। इसी वाटिका में कितने ब्राह्मण थे? 5 ब्राह्मण थे। इन्हीं 5 ब्राह्मणों को सबसे पहले गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे। प्रथम उपदेश जो दिए थे, ये प्रथम उपदेश था क्या भैया? इस प्रथम उपदेश में भगवान बुद्ध ने कहा था 4 आर्य सत्य बोला था। क्या बोले थे? 4 आर्य सत्य। उन्होंने बताया था क्या प्रथम उपदेश में? 4 आर्य सत्य। ये है क्या? ध्यान सुनिएगा। पहला दुख है, दूसरा दुख के कारण है, तीसरा दुख निरोध है, और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। तो ये ध्यान रखेंगे 4 आर्य सत्य। और ये किसको दिए थे? सबसे पहले 5 ब्राह्मणों को दिए थे। थोड़ा सा इससे हटके मैं बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। भगवान बुद्ध को जब गया में उरुवेला के समीप मोहना और निरंजन नदी के किनारे अर्थात वर्तमान का फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो सबसे पहले उन्होंने वहां पर ही 2 व्यक्ति, बंजारा वहां से गुजर रहा था, उसको बुला के शिक्षा देने का प्रयास किए, लेकिन वो नहीं समझ पाए तो वो छोड़ दिए। उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो याद रखिएगा तपस्वी और भल्लू। तपस्वी और भल्लिक। तपस्वी और भल्लिक। तपस्वी और भल्लिक। वो क्षेत्र कौन सा था? गया में। क्वेश्चन नंबर 10 को और देखेंगे। प्राचीन भारत का नेपोलियन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत पावरफुल क्वेश्चन है ये, याद रखेंगे। इसका उत्तर होगा डी समुद्रगुप्त। इसका उत्तर होगा डी समुद्रगुप्त। इसका उत्तर होगा डी समुद्रगुप्त। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? इसका उत्तर होगा डी समुद्रगुप्त। याद रखिएगा। ये भी किस साल का है प्रश्न? ये गुप्त काल का पूछा गया। किस वंश का है? गुप्त वंश का है। किस वंश का है? गुप्त वंश का है ये सवाल। याद रखिएगा समुद्रगुप्त जो था प्राचीन भारत का नेपोलियन कहता था। समुद्रगुप्त एक महान शासक था। समुद्रगुप्त एक महान शासक था। आपको यह भी ध्यान में रहे कि समुद्रगुप्त जो है, इसका एक अभिलेख है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त का एक अभिलेख है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। आपको यह भी ध्यान में रहे प्रयाग प्रशस्ति जो है कौन लिखे थे? याद रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को हरिसेन लिखे थे। कौन लिखे थे? हरिसेन लिखे थे। हरिसेन एक विद्वान थे, इन्हीं के दरबार के आश्रित कवि थे। उन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। याद रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है? समुद्रगुप्त का। और इस अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? याद रखिएगा हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख का, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख में समुद्रगुप्त के युद्ध अभियानों का चर्चा किया है। काफी महत्वपूर्ण है, इसे भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसमें सभी के बारे में मैं बताऊंगा। ये देखिएगा इसका उत्तर होगा ह से है हर्षवर्धन और ह से है वेनसांग। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, ह से हर्षवर्धन और ह से वेनसांग। और जब मैं क्लास प्रारंभ किया था उसमें मैं बताया था फाहियान। फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था भैया। किसे काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। और वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इत्सिंग जो है गुप्त काल के अंत में आया था। और लामा तारानाथ ये एक बहुत बड़े विद्वान है जो श्रीलंका और भारत में समय थे। ये अशोक के समय में लामा तारानाथ थे। ये बहुत बड़े बौद्ध विद्वान थे। ये तमिल क्षेत्र में इनको जाना जाता था लामा तारानाथ। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? इसका उत्तर क्या होगा? वेनसांग। और फाहियान किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इत्सिंग इसके बाद, और फिर लामा तारानाथ ये दक्षिण भारत से थे और बहुत दक्षिण भारत और श्रीलंका से इनका संबंध रहा है और ये बौद्ध धर्म के बड़े विद्वान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था भैया?
कुमारगुप्त था। कौन था? कुमारगुप्त प्रथम। याद रखिएगा, कभी कभी कुमारगुप्त प्रथम लगा देता है। प्रश्न पूछेगा कुमारगुप्त प्रथम किसका पुत्र था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। और यह भी ध्यान दें, इसी के शासनकाल में कौन आया था? फाहियान आया था। फाहियान नामक चीनी यात्री इसी के शासनकाल में आया था। और कुमारगुप्त प्रथम जो है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखें। और बाकी जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो गया, ये इन्हीं को कहा गया है। धर्मपाल जो है पाल वंश का शासक था। पुष्यगुप्त जो है गुप्त वंश का राजा था, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका एक पुस्तक है और ये एक विदेशी यात्री का लिखा हुआ है। याद रखिए, इंडिका का लेखक है मेगास्थनीज। आप लोगों को कल में बताया था, मेगास्थनीज जो है मौर्य वंश में आए थे और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। याद रखिएगा, किस समय में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। बाकी विष्णुगुप्त क्या है? विष्णुगुप्त जो है इन्होंने पंचतंत्र को, इन्होंने किसको लिखा है? पंचतंत्र को लिखा है। पंचतंत्र को लिखा है इन्होंने। सॉरी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। विष्णुगुप्त जो है पंचतंत्र को नहीं लिखा है। विष्णुगुप्त जो है चाणक्य का बचपन का नाम है, इसका चाणक्य का नाम है। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। और ये यूनान का, डायमिकस का था, यूनान का था। प्लिनी, यह एक बहुत बड़े महान इतिहासकार और भूगोलविद भी थे प्लिनी, ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। लेकिन इंडिका का लेखक पूछा है, इसका उत्तर क्या होगा? मेगास्थनीज। इसका लेखक क्या होगा? मेगास्थनीज। याद रखिए, किस काल में आया था? मौर्य वंश के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रथम में आया था। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यह सवाल। सिकंदरिया ये नहीं होगा, लोथल ही होगा इसका। और महास्थानगढ़, याद रखिएगा, यहाँ से अशोक के एक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? अशोक का एक अभिलेख मिला है, जिससे यह पता चलता है कि अकाल के समय में अनाज को संरक्षित रखा जाता था। नागपट्टनम, ये नागपट्टनम दक्षिण भारत का एक हिस्सा है। इसका इस प्रश्न से कोई ताल्लुकात नहीं है, तो सिकंदरिया से भी ताल्लुकात नहीं है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर पूछा, हड़प्पा का एकमात्र बंदरगाह स्थल कौन था? तो उत्तर क्या हो जाएगा भैया? उत्तर हो जाएगा लोथल। लोथल का खोज कौन किया था? SR रॉय किया था। SR रॉय किया था खोज इसका। कब किए थे? 1954 में इसका खोज किए थे। खोज कौन किए थे? SR राव, श्री रंगनाथ राव 1954 में किए थे। और यह किस नदी के किनारे है? याद रखिएगा, ये भोगवा नदी के किनारे है। कौन नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है लोथल। और यहाँ से पूछेगा, यहाँ से साक्ष्य क्या मिला? खुदाई से क्या क्या साक्ष्य मिला? तो याद रखिएगा, यहाँ से सिप का साक्ष्य मिला है। यहाँ से स्केल का साक्ष्य मिला है, यानी पैमाना, हाथी के दांत का पैमाना का, स्केल का साक्ष्य मिला है। यहाँ से नाव लगते थे बंदरगाह, उसका साक्ष्य मिला है। यहाँ से मनका बनाने का कारखाना, मोती बनाने का कारखाना का साक्ष्य मिला है। युगमित समाधान के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। फिर देखिएगा कि इसके अलावा लोथल से बहुत बड़े पैमाने पर यह एक बंदरगाह नगर था। और यहाँ से जहाज़ों का बेड़ा का प्रमाण मिलता है। यहाँ के जो फर्श थे, बंदरगाह का जो फर्श था, जहाँ पे बंदरगाह था, वो पक्की ईंट का बना हुआ था। याद रखिए, वो किसका बना हुआ था? पक्की ईंट का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15, गुप्त सम्राट जिन्होंने हुनों को पराजित किया। इसका उत्तर होगा, पहले उत्तर जान लेते हैं, फिर व्याख्या देखेंगे। इसका उत्तर होगा सी, स्कंदगुप्त। इसका उत्तर क्या होगा? सी, स्कंदगुप्त। अब देखते हैं हुन कौन थे। याद रखिएगा, हुन जो थे एक मंगोल ही थे। कौन थे ये? मंगोल थे। इन्होंने कनिष्क के वंश को समाप्त किया था और हुन के ही एक नेता थे। कौन? तोरमान, बहुत बड़े नेता थे। और यह एक दुर्दांत थे, निर्दयी टाइप के ये सब लोग होते थे। और इसके शासनकाल, ये गुप्त वंश के एक राजा थे स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के शासनकाल में इन्होंने आक्रमण किया था और इसे परास्त किया था। स्कंदगुप्त से परास्त किया था और इसे वापस जाना पड़ा था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम खोआ वाला प्रश्न है, खोआ मलाई है ये। इसकी जानकारी मिलती है भीतरी स्तंभ लेख से। भीतरी स्तंभ लेख से हुन आक्रमण की जानकारी मिलती है। किस अभिलेख से? मंदसौर के भीतरी स्तंभ लेख से। मंदसौर के भीतरी स्तंभ अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। वहाँ की समुद्रगुप्त के बारे में बताए हैं। यह गुप्त वंश का एक ऐसा राजा था जिसे भारत का नेपोलियन का दर्जा प्राप्त था। इसके शासनकाल में एक अभिलेख लिखा गया जिसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति कौन लिखे थे? हरिसेन लिखे थे। और उस अभिलेख में, वह अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और उस अभिलेख में चंद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यह भी, इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता था। और इसी के शासनकाल में फाहियान आए थे। और रामगुप्त गुप्त वंश का एक शासक था।
हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे और 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। कल्हन, कल्हन की ये एक विद्वान का नाम है, ये कश्मीर के रहने वाले थे। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है, याद रखिएगा, इसकी पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में दिया गया है। इसका उत्तर क्या होगा, कल्हन की पुस्तक। याद रखिएगा, इन्होंने लिखना प्रारंभ तो किया लेकिन पूरा नहीं कर पाया, इसलिए कल्हन का एक भाई था विल्हन, कल्हन का एक भाई था विल्हन, उन्होंने ही राजतरंगिणी को पूरा किया था, यह भी याद रखेंगे। अब बाकी 3 पुस्तक को हम लोग देख लेते हैं, इसको कौन इसका व्याख्या देख लेते हैं। अर्थशास्त्र कौन लिखे थे, तो याद रखेंगे अर्थशास्त्र का लेखक जो है चाणक्य है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, चाणक्य है। इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज है। इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज है। और पुराण के लेखक कौन है, उग्रश्रवा है। उग्रश्रवा, उग्रश्रवा इसके लेखक हैं। और इसी का एक बेटा था लोमहर्ष, लोमहर्ष। ये दोनों मिलकर पुराणों की रचना किए हैं, ये ध्यान में हम लोग सारा रखेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा अर्थशास्त्र पर। इंडिका के बारे में कल भी हम लोग जिक्र कर चुके थे बहुत। अर्थशास्त्र पर आते हैं, चाणक्य के बारे में विशेष कराते हैं। चाणक्य के बारे में याद रखिएगा, इसका बचपन का नाम क्या था, विष्णुगुप्त। इसका बचपन का नाम क्या था, विष्णुगुप्त। ये सब ध्यान में रखिएगा, इसका बचपन का नाम क्या था, विष्णुगुप्त। चाणक्य नाम क्यों पड़ा, तो ये चाणक्य गोत्र के ब्राह्मण थे। ये किस गोत्र के ब्राह्मण थे, चाणक्य गोत्र के ब्राह्मण थे, इसीलिए इसका नाम चाणक्य पड़ा। इनका नाम कौटिल्य क्यों पड़ा, इसका नाम कौटिल्य जो है ये कुटिल गोत्र के ब्राह्मण थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा चाणक्य, कुटिल कौटिल्य। इसको पक्षिल स्वामी कहा गया, इसका एक नाम है पक्षिल स्वामी। किसका नाम भैया, चाणक्य का एक नाम है पक्षिल स्वामी। और पक्षिल स्वामी कहाँ पर है नाम इसका, पुराणों में इसका नाम जो है पक्षिल स्वामी पड़ा है। याद रखिएगा, चाणक्य ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम क्या है, तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र। क्या नाम है, अर्थशास्त्र। और चाणक्य कहाँ पे पढ़ा था, याद रखिएगा, चाणक्य जो है तक्षशिला में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था, तक्षशिला में। तक्षशिला कहाँ है भैया, भारत के उत्तर में है। ये याद रखिएगा, यहाँ पर एक विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा। ये सब इसकी विशेषताएं हैं यहाँ की। 16 नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ। 17 नंबर देखेंगे, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम के विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है। याद रखिएगा, पहले तो देख लेते हैं इसका उत्तर और फिर देखेंगे हम लोग इसका व्याख्या। इसका उत्तर होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ कहाँ है भैया, गुजरात में है। और रुद्रदामन जो है किस वंश का है, तो कल भी बताया था, रुद्रदामन जो है शक वंश का है। हमारे भारत में मौर्योत्तर काल में 4 आक्रमण हुए। हमारे भारत में मौर्योत्तर काल में कितने आक्रमण हुए, 4। उसमें से ये एक विदेशी आक्रमणकारी था हमारे भारत में। जब जब भारत की सत्ता विकेंद्रीकृत हुई, राजतंत्र विकेंद्रीकृत हुआ, तब तो हमारे देश में विदेशी आक्रमण हुए। तो हमारे यहाँ याद रखिएगा, आक्रमण जो हुआ है मौर्य काल से पहले 2 हुए हैं और मौर्य काल के बाद 4 हुआ है। यानी आप सामान्य शब्दों में, सरल शब्दों में कह सकते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के समय में 6 विदेशी आक्रमण हुए। कितने आक्रमण हुए, 6 विदेशी आक्रमण हुए। देखेंगे, पहले देखते हैं पहला आक्रमण जो है, मैं पूरा बता देता हूँ, 6 का 6 बता देता हूँ ताकि आपके ब्रेन में बना रहे। पहला आक्रमण हुआ था ईरानियों का। ईरानी हमारे यहाँ आक्रमण किए थे और ये इसका शासक था दारा प्रथम या डेरियस प्रथम, दारा प्रथम या डेरियस प्रथम। इसके बाद कौन आया हमारे यहाँ, इसके बाद हमारे यहाँ यूनानी आक्रमण किया। कौन आक्रमण किया, यूनानी आक्रमण किया। और यूनानी में कौन था भैया, सिकंदर था। याद रखिएगा, यह आक्रमण कब हुआ था, तो ये महाजनपद शासनकाल के समय में हुआ था, यानी 600 BC में हमारे भारत पर ये लोग दोनों आक्रमण किया था। सबसे पहला आक्रमण ईरानी था, उसके बाद यूनानी था। बीच में कौन शासन आएगा, बीच में आएगा मौर्य काल। इसके बाद कौन शासन स्टार्ट होता है, मौर्य वंश। और मौर्य वंश में एक भी विदेशी आक्रमण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ की सत्ता केंद्रीकृत थी, काफी मजबूत थी। यहाँ के राजा संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक। ये सब काफी ताकतवर और साम्राज्य की हस्ती वाली सेना से शासक थे, विशाल सेना के मालिक थे और पूरे जम्बू द्वीप पर अपना अधिकार क्षेत्र रखते थे। इसीलिए यहाँ पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। इसके बाद विदेशी आक्रमण होता है और वह विदेशी आक्रमण जो है मौर्योत्तर काल में होगा। मौर्योत्तर काल में एक नहीं, 4 विदेशी आक्रमण होगा। पहला आक्रमण होगा, उसका नाम क्या होगा, पहला आक्रमण जो होगा उसका नाम होगा शक। दूसरा कौन होगा, पहलव। तीसरा कौन होगा, पहला होगा हिंद यवन, पहला होगा हिंद यवन। हिंद यवन के बाद कौन होगा, शक। शक के बाद कौन होगा, पहलव। इसी को पार्थेन कहा गया है। और पहलव के बाद कौन होगा, कुषाण। ये 4 विदेशी आक्रमणकारी हमारे यहाँ
कब आए थे? मौर्योत्तर काल में। यानी कुल मिलाकर प्राचीन भारत का कालखंड कब से कब है? प्राचीन भारत का कालखंड है प्रारंभ से लेकर 700 जीरो से लेकर के या प्रारंभ से लेकर के 712 ईस्वी तक। यानी जीरो से लेकर 712 ईस्वी में ये भी आ गया, ये भी आ गया। यानी हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में कुल 6 विदेशी आक्रमणकारी हमारे भारत को आकर हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाया था। लेकिन हमारे समय और काल परिस्थिति के अनुसार उन्होंने प्रत्युत्तर भी दिया है, करारा जवाब भी दिया है। यही है रुद्रदामन का प्रथम उपलब्धि किस अभिलेख से बदलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, याद रखिएगा, किस अभिलेख से? जूनागढ़ अभिलेख। अब भीतरी स्तंभ लेख कहाँ पर है? मंदसौर में। और इस अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। नाना घाट का नासिका अभिलेख ये किस काल का है? सातवाहन का है। और सांची का स्तूप ये कौन बनवाया था? अशोक बनवाया था। ये हम लोग सभी इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 की ओर बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। पाटलिपुत्र से संबंध इनका रहा है, मगध से भी रहा है, वैशाली से ज़्यादा रहा है। महावीर स्वामी का संबंध वैशाली से अत्यधिक रहा है। लेकिन जन्म अगर पूछेगा तो कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 और 18 के बाद जो है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु। भगवान बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। आप लोग को ध्यान दे, महापरिनिर्वाण जो है इनको कुशीनारा में मिला था। याद रखिएगा, मल्ल जो जनपद है इसकी 2 राजधानियां थी, एक पावापुरी, एक कुशीनारा। एक पावापुरी, एक कुशीनारा और दूसरा पावापुरी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, मल्ल महाजनपद के कुशीनारा राजधानी में हुआ था। गलती नहीं करिएगा। मल्ल जनपद की कितनी राजधानी? 2, कुशीनारा और पावापुरी। और ये यहाँ पर भगवान बुद्ध मरे थे। ये इत्तेफाक है, 2 बड़े भगवान जो 600 BC में उत्पन्न लिए, बहुत नाम कमाए, उनका बहुत बड़ा फॉलोवर बढ़ा, सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन करके सभी को बराबर किए। 2 भगवान का कालखंड और मृत्यु एक ही जनपद में आता है। भगवान बुद्ध का मल्ल महाजनपद के कुशीनारा में और भगवान महावीर का मल्ल जनपद के पावापुरी में। याद रखिएगा। भगवान जैन कहाँ पे मरे थे? भगवान जैन यहाँ पर आके अपना अंतिम लीला को समाप्त किए। और भगवान बुद्ध कहाँ मरे थे? भगवान बुद्ध जो है कुशीनारा में आकर मरे थे। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कहाँ हुआ था? मल्ल जनपद के कुशीनारा में। और महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था? मल्ल जनपद के पावापुरी में। ये दोनों याद रखना है हम लोग को, मैं एक्स्ट्रा बता दिया। वहाँ की लुम्बिनी में जन्म किसका हुआ था? महात्मा बुद्ध का। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किसको हुई थी? महात्मा बुद्ध को। कपिल वस्तु जो था यह एक स्थल है जहाँ पर भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थल है। यह स्थल किससे जुड़ा हुआ है? भगवान बुद्ध से। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। महात्मा बुद्ध अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? धर्म चक्र प्रवर्तन किसको कहा गया है? जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसी ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और पूछ रहा है भगवान बुद्ध ने अपना ध्यान धर्म चक्र प्रवर्तन कब हुआ? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने उपदेश दिया। क्या दिया? उपदेश दिया। उपदेश कितने ब्राह्मणों को दिया? 5 ब्राह्मणों को दिया। उपदेश कितने ब्राह्मणों को दिया? उपदेश जो है 5 ब्राह्मणों को दिया। और ये 5 ब्राह्मण को उपदेश देने की घटना प्रथम उपदेश का लाया और इसे ही कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। ये कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, सारनाथ में। मैं पीछे क्वेश्चन में जिक्र किया था। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में। और यह ध्यान रखिएगा, सारनाथ के ऋषिपत्तन के मृगदाव नामक वन में, वाटिका में भगवान बुद्ध अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिए थे। कहाँ दिए थे? 5 ब्राह्मणों को दिए थे। भगवान बुद्ध का जन्म पूछेगा कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। वहाँ के पाटलिपुत्र और वैशाली से संबंध भगवान बुद्ध का रहा है, इसीलिए ऑप्शन में से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध की 2 राजधानी रही है, याद रखिएगा। पहली राजधानी राजगृह या गिरिव्रज था। क्या उत्तर होगा? राजगृह या गिरिव्रज था। राजगृह या गिरिव्रज था। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह या गिरिव्रज कौन बनाया था? तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंबिसार। और बिंबिसार जो है, बिंबिसार का भी यही राजधानी था। बिंबिसार
का भी यही राजधानी था, लेकिन प्रारंभिक राजधानी राजगीर या गिरिब्रज यहीं पर बना था। नेक्स्ट देखेंगे, पाटलिपुत्र है, वैशाली है, चंपा है। चंपा एक जनपद है, चंपा एक जनपद है, किसका? अंग की राजधानी है चंपा। वैशाली वज्जी का क्षेत्र था और पाटलिपुत्र इसी का आधुनिक नाम है, जो उदयन के द्वारा स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? याद रखिएगा, हमारे मगध क्षेत्र पर प्रथम राजवंश, हमारे मगध क्षेत्र पर प्रथम राजवंश कौन था? तो याद रखिएगा, प्रथम राजवंश था हर्यक। कौन राजवंश था? हर्यक वंश था। हर्यक के वंश पर कौन आया? ये क्रम याद रखिएगा। हर्यक वंश के बाद कौन आएगा? हर्यक के बाद आएगा शिशुनाग वंश। कौन आएगा? शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद कौन आएगा? शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के बाद कौन आएगा? नंद वंश। और नंद वंश के बाद कौन आएगा? मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद कौन आएगा? शुंग वंश। और शुंग वंश के बाद कौन आएगा? कण्व वंश। ये ध्यान में हम लोग रखेंगे, मगध पर यही लोग शासन किए थे। तो प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। प्रश्न देखिए क्या है, आप अपने आप उत्तर दे दीजिएगा। अजातशत्रु का वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। हर्यक वंश में कौन कौन? हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। इसके बाद कौन बना? अजातशत्रु बना। और इसके बाद कौन बना? उदयन बना। इसके बाद कौन बना? उदयन बना। तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे, बाकी है मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था। हर्यक वंश के बारे में बता ही दिया। नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था महापद्म नंद। महापद्म नंद। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। 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 क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? याद रखिएगा, तृतीय बौद्ध सभा जो है पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। कहाँ बुलाई गई थी? मैं सब के बारे में बता देता हूँ। तृतीय बौद्ध सभा कहाँ बुलाई गई थी, क्या था, सारा इतिहास में बताता हूँ। प्रथम बौद्ध संगति जो है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। राजा कौन था? अजातशत्रु था। याद रखिएगा। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वैशाली में। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वैशाली में। और राजा कौन था? कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और राजा कौन था? अशोक। राजा कौन था? अशोक। चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कश्मीर में। चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में। कश्मीर के कुंडलवन में या कुंडग्राम में। और यहाँ पर राजा कौन था? कनिष्क। यहाँ पर राजा कौन था? कनिष्क। हम लोग इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 24वां नंबर। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों में विभाजित है? यहाँ अधिकरण का मतलब होता है अध्याय से। यहाँ अधिकरण का मतलब है अध्याय से। कितने अधिकरण हैं याद रखेंगे हम लोग। यहाँ पर 15 उत्तर होगा इसका, डी 15। बाकी 11 तो होगा नहीं, 12 होगा नहीं, 14 होगा नहीं। कितने अधिकरण हैं? 15 अधिकरण हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25वां देखेंगे। अगला, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? याद रखिएगा, विलियम जोन्स ने। कौन किया है? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स जो है चंद्रगुप्त मौर्य का एक नाम था, सेंड्रोकोटस वो पहचान किया है। बाकी वी स्मिथ जो है ये इनका ताल्लुकात इससे नहीं है। बाकी आर.के. मुखर्जी जो हैं ये भी एक बड़े इतिहासकार हैं। उसके बाद डी.आर. भंडारक हैं, ये भी एक इतिहासकार हैं। ये तीनों का संबंध इनसे नहीं है। बाकी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26वां। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जो अभिलेख मिला था वो किसने पढ़ा था? याद रखेगा, इसको पढ़ने वाले व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़े थे? 1837 ईस्वी में। कब पढ़े थे? 1837 ईस्वी में पढ़े थे। ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, कब पढ़े थे? 1837 ईस्वी में। बाकी देख लेते हैं 3 का। एच.टी. संकालिया महोदय, याद रखेगा, ये प्रागैतिहासिक काल के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। एस.आर. गोयल, ये भी बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं। वी.एन. मिश्रा, ये भी प्रागैतिहासिक काल के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को कौन पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप पढ़े थे 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27।
अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? याद रखिएगा बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। ये ध्यान में हम लोग रखेंगे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अभी देखिए मैं 2 मिनट पहले यहाँ पे बताया हूँ, यहाँ पे मैं तुरंत बताया हूँ। देखिएगा कश्मीर का कुंडलवन में लिखा हूँ, कश्मीर का कुंडलवन। तो यहाँ पर है शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? याद रखिएगा कश्मीर। कहाँ होगा? कश्मीर। बाकी देखिएगा राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में सबसे पहला हुआ था, उसके बाद पाटलिपुत्र में दूसरा हुआ था, फिर जो है कश्मीर में चौथा हुआ था, और वैशाली में तीसरा हुआ था। वैशाली में तीसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ था। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं, और 29 है मेगास्टीज का पुस्तक का नाम क्या है? यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। इसी में यह किसके शासनकाल में आए थे? याद रखिएगा मौर्य वंश के राजा संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्टीज आए थे, और इन्होंने भारत के प्रशासन और स्थिति के बारे में, तत्कालीन भारत के बारे में जिक्र किया है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है भैया? चाणक्य हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना कब हुई है? याद रखिएगा ऋग्वेद की रचना 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में ऋग्वेदिक कालखंड है, और इसी के बीच में ऋग्वेद की रचना हुई है। ऐसा माना जाता है। हमारे यहाँ वेद कितने हैं? तो हमारे यहाँ वेद की संख्या टोटल 4 है। कितने हैं? 4 है। पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। इसमें से 3 वेद जो है वेद त्रिक में आता है, और एक वेद है अथर्ववेद, वह बाद का वेद माना जाता है। और ऋग्वेद और या सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में कहा जाता है वेदों की रचना किसी मानव के द्वारा नहीं हुई है, यह अपौरुष है, अर्थात इसकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की है। वेदों का संकलन किया है महर्षि द्वैपायन ऋषि के द्वारा। वेद व्यास द्वारा इसका संकलन किया गया, लेखक इसका ज्ञात आज तक नहीं है। इसीलिए ऋग्वेद के वैदिक काल को आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग रखते हैं। जब मैं वहां पर लेक्चर दूंगा हिस्ट्री का, तो ये याद रखेगा। नेक्स्ट है पुराण। इसके लेखक कौन है? लोमहर्ष और उसका पिता उग्रसर्वा। लोमहर्ष और उसका पिता उग्रसर्वा। बाकी तो मैं बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हर्षचरितम। हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखा है? याद रखिएगा इसका उत्तर होगा बाणभट्ट। इसका उत्तर क्या होगा? बाणभट्ट। अब देखेंगे विष्णुगुप्त यहाँ फिर आया। ये किसका नाम था? चाणक्य का नाम था विष्णुगुप्त। अब है परिमल गुप्त, ये गुप्त वंश का है। कालिदास, गुप्त काल में यह एक बहुत बड़ा विद्वान था। कालिदास के वो समय में जो विद्वानों की श्रेणियाँ थी उसमें सबसे बड़ा विद्वान था। अभिज्ञान, शाकुंतलम, विक्रमोर्वश्यम, तमाम पुस्तकें इन्होंने, कादम्बरी इन्होंने ही लिखा है। बड़े बड़े पुस्तकों की रचना की है। महान जानकार और विद्वान व्यक्ति थे ये। और बाणभट्ट की पुस्तक है हर्षचरितम। हर्षचरितम राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में बाणभट्ट रहते थे, उन्हीं के दरबारी कवि थे, उन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो इसी क्रम से आज का सेशन मित्रों समाप्त होता है। हम लोग जो है कल के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब मन से पढ़े और खूब मेहनत करें, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।